करते हैं हम लोग। चलो लेट्स स्टार्ट टुडेज द टॉपिक, है ना। वी आर कवरिंग अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस 2024 सिलेबस ऑफ CBSE, है ना। तो हमारा जो नया टॉपिक है वो है टॉर्क एक्सपीरियंस बाय अ करंट कैरिंग लूप इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो हम लोग एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड देते हैं, एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ओके बेटा, चलो। तो टॉर्क प्रोड्यूस करना है तो टॉर्क की शर्तें क्या क्या हैं, टॉर्क के लिए क्या क्या होना चाहिए। तो टॉर्क के लिए होना चाहिए सबसे पहले, टॉर्क का रिलेशन क्या बोलता है, टॉर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू पैरेलल एंड अपोजिट फोर्सेस होने चाहिए ये दोनों। मतलब टॉर्क प्रोड्यूस करना है तो दो फोर्सेस होने चाहिए और उनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट होने चाहिए। दूसरा, ये तो एक पॉइंट है टॉर्क का। सेकंड पॉइंट सुनो, ये जो दो फोर्स काम करेंगे, जिस बॉडी पे काम करेंगे, उनके लाइन ऑफ एक्शन कैसे होना चाहिए, लाइन ऑफ एक्शन शुड बी डिफरेंट। लाइन ऑफ एक्शन शुड बी डिफरेंट। तो टॉर्क करने की शर्त क्या है, दो फोर्सेस होने चाहिए, इक्वल एंड अपोजिट होने चाहिए और उनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। और ऑटोमेटिकली ये चीज़ हो जाएगा कि लाइन ऑफ एक्शन कैसे होंगे, उनके बीच में डिफरेंट होंगे। लाइन ऑफ एक्शन ऑटोमेटिकली डिफरेंट हो जाएगा। अब ये कंसेप्ट हमें समझना है तो सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल लेके चलता हूँ इस नोटबुक का। देखो ध्यान से, ये एक नोटबुक है। अब इसको मुझे रोटेट कराना है ऐसे, ठीक है। जैसा भी रोटेट कराना है, अगर ऐसा रोटेट कराना है तो ये इसका हो जाएगा एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट ही तो एक ऑब्जेक्ट रोटेशन करता है। अगर मैं एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ डाल दूंगा तो इसका रोटेशन कैसा होगा, ऐसा। क्लियर हो गया। तो अभी एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ पे है, इसके बीचों बीच से ऐसे गया हुआ है। दूसरा, एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ प्लेन के क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो अभी रोटेशन ऑफ प्लेन कैसा है इसका, ऐसा। और एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता है, उसके परपेंडिकुलर। तो पहले हमें सारी शर्तें, हमें सारी बेसिक नॉलेज मालूम होना चाहिए अगर हमें एक टॉपिक को क्लियर करना है। अब नेक्स्ट, ये मान लो एक कॉइल है, रेक्टेंगुलर कॉइल, ठीक है। करंट फ्लो हो रही है इसमें, फोर्सेस। करंट कैरिंग कॉइल क्या करती है बेटा, एक डाइपोल होती है। मैंने आपको ये बात बताई थी, है ना। करंट कैरिंग, अगर एक कॉइल में करंट फ्लो होगी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो साउथ पोल नॉर्थ पोल क्रिएट करेगी अपने पास से, तो वो डाइपोल होगी। और डाइपोल को अगर बाहर के मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो वो टॉर्क प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। अभी आप समझो, एक ध्यान से देखो। मान लो ये इसे टॉर्क प्रोड्यूस करना है इस कॉइल को, तो टॉर्क कैसे प्रोड्यूस करना है, ऐसे। तो ऐसे टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए इस वाले आर्म पर फोर्स ऐसा होना चाहिए और इस वाले आर्म पे फोर्स ऐसा होना चाहिए, दिखता है, ठीक है। अब ऐसे घूमेगा तो दोनों फोर्सेस के लाइन ऑफ एक्शन कैसे हैं, अलग अलग। इसका लाइन ऑफ एक्शन कैसा कहाँ है, इधर, और इसका लाइन ऑफ एक्शन कैसा है, अलग। और इनके लाइन ऑफ एक्शन के बीच में ये क्या है, परपेंडिकुलर, हाँ, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, बोलो। क्लियर हो गया। अगर मैं बोलूँ एक फोर्स ऐसे काम कर रहा है, ऐसे, इसका लाइन ऑफ एक्शन ऐसा है, इसका लाइन ऑफ एक्शन ऐसा है, तो दोनों के लाइन ऑफ एक्शन कैसे हैं, सेम। तो क्या ये कभी टॉर्क प्रोड्यूस कर सकते हैं, नहीं। ये सिर्फ कॉइल को दबाने का काम करेंगे। रोटेशन करने की शर्त है कि फोर्सेस के बीच में गैप होना चाहिए, ऐसा। लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग होना चाहिए और दोनों फोर्सेस कैसे होना चाहिए, इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए। मैं इक्वल क्यों बोलता हूँ, इक्वल इसलिए बोलता हूँ कि नेट फोर्स बनेगा ज़ीरो। अपोजिट से, इक्वल एंड अपोजिट से नेट फोर्स बनेगा ज़ीरो। तो जब भी कॉइल टॉर्क प्रोड्यूस कर रही है, इट मीन्स उस पर नेट फोर्स कितना है,
0। अब तुम बोलोगे नेट फोर्स 0 है तो इसका मतलब कोई मोशन करेगी नहीं वो, तो वो मोशन करेगी रोटेशनल मोशन, नहीं करेगी वो लीनियर मोशन। अगर नेट फोर्स आ गया बॉडी पर तो वो लीनियर मोशन करेगी, ठीक है। तो रोटेशन मोशन करने के लिए शर्त ये है कि उस कॉइल पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो अब हम क्या करते हैं, एक रेक्टेंगुलर कॉइल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखने वाले हैं, ठीक। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स हम अभी एक मैग्नेट लेके चलते हैं, बार मैग्नेट हमारा ये हो गया, मैग्नेट हो गया, ये दूसरा मैग्नेट हो गया, ठीक है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। और मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होगी बेटा, नॉर्थ से साउथ की तरफ, ऐसा। क्यों बेटा, समझ में आता है। अब हमने क्या किया, इसके बीच में कॉइल को रखा, थोड़ा तिरछा करके रखा, ठीक है। कैसे रखा हुआ है देखो, तो आप एक काम करोगे, ऐसे एक लाइन खींचोगे और एक लाइन नीचे की तरफ खींचोगे, इसके पैरेलल, मैग्नेट के पैरेलल। अब दूसरी लाइन जो खींचोगे इसके पैरेलल खींचोगे, इसके पैरेलल यहाँ से, ऐसे। और जो बाकी जो दूसरी लाइन नेक्स्ट लाइन होगी वो इसके पैरेलल होगी, ठीक है। और ये जो नीचे है ये हमने जो बनाया है एक वायर से बनाया है, ये कॉइल हमने रेक्टेंगुलर कॉइल जो हमने बनाया है एक वायर से बनाया है, ठीक है। वायर के हमेशा इनिशियल पॉइंट और एंड पॉइंट होता है किसी वायर का। अगर आप लूप बनाओगे तो उसका इनिशियली बनेगा, उसका एंड पॉइंट भी होगा, लास्ट पॉइंट भी होगा। अब इसमें आपने करंट फ्लो करी तो करंट जाएगी ऐसे, ऐसे करंट गई, ऐसे करंट गई, ऐसे गई, ऐसे गई, फिर ऐसे आएगी, फिर सर्किट में फिर से करंट ऐसे फ्लो हो रही है। कुल मिला के आप इसको छोड़ दो, ऐसे देखो ये करंट क्या जा रही है, इस लूप में ऐसा फ्लो हो रही है, ठीक है। ये आप कॉइल मान लो P, Q, R एंड S, ठीक है। इस कॉइल के पास है, इस लूप के पास है एरिया। एरिया अब शेप क्या है इसका, रेक्टेंगुलर शेप है ना। माना इसकी लेंथ क्या है L, इसकी लेंथ है L और विड्थ है इसका W, ठीक है बेटा। अच्छा, अब एरिया कैसी क्वांटिटी है, स्केलर के वेक्टर, एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब एरिया की डायरेक्शन किस तरफ होती है, प्लेन के परपेंडिकुलर। अभी एरिया की डायरेक्शन किस तरफ है, उस तरफ। एरिया की डायरेक्शन किस तरफ है, उस तरफ, ठीक है। अभी मैंने एरिया कैसे रखा हुआ है, अभी मैंने एरिया ऐसे रखा हुआ है, ठीक है बेटा। मैग्नेटिक फील्ड किधर है, उधर की तरफ। एरिया कैसा है, इधर की तरफ। दोनों के बीच में क्या है, एंगल। एक बार फिर दिखाता हूँ मैं, ये मान लो ग्रीन वाला है मैग्नेटिक फील्ड और ये ब्लैक वाला है एरिया वेक्टर, ठीक है। अब दोनों को देखो ध्यान से, ये एरिया वेक्टर और ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो दोनों के बीच में एंगल आ गया, नहीं आ गया, दोनों के बीच में एंगल है। मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन उस तरफ है, नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन है, और एरिया को मैंने थोड़ा तिरछा रखा हुआ है, तो दोनों के बीच में क्या है, एंगल थीटा। दिखता है, समझ में आता नहीं आता वंश। तो हमने ये एरिया वेक्टर ले लिया अपना, ये है हमारा एरिया वेक्टर, दिस इज द एरिया वेक्टर, ये है अपना एरिया वेक्टर। और अपना है इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड, ये है हमारा मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी। क्यों भाई, वेक्टर बी तो हमारा उस तरफ है और उनके बीच में ये एंगल क्या है, ये थीटा एंगल है। क्या इतनी बात सबको समझ में आती है, क्लियर हो गया, ठीक। अच्छा ज़रा अब देखो तुम, ये इस लूप को देखो ध्यान से। जितनी लेंथ, ये रेक्टेंगुलर है तो आमने सामने लेंथ इक्वल होगी, आमने सामने विड्थ इक्वल होगी। इस वाले लेंथ पर देखो करंट किस तरफ जा रही है, इस वाले लेंथ पे करंट जा रही है ऊपर की तरफ आई, और यहाँ पे करंट है नीचे की तरफ। यहाँ पे करंट है इस तरफ, यहाँ पे करंट है इस तरफ। क्लियर हो गया है ना। ज़रा अब मुझे आप बताओ, करंट कैरिंग, अब लूप को छोड़ो, लूप को 4 हिस्सों में बांटो। 4 हिस्सों मतलब PQ,
QR, RS और SP में डिस्ट्रीब्यूट कर लो कि आपके पास 4 करंट कैरिंग वायर्स हैं। अब करंट कैरिंग वायर को आपने मैग्नेटिक फील्ड में स्टडी पहले से किया हुआ है कि अगर करंट कैरिंग वायर को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर फोर्स लगता है, और उस फोर्स की डायरेक्शन हम कैसे निकालते हैं बताओ? बाय द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। निकालते हैं, निकालते हैं, ठीक है। अब आप बताओ PQ पर मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा? सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड किधर है? इधर की तरफ, ठीक है। करंट PQ पे किधर जा रही है? ऊपर की तरफ, तो फोर्स किधर लगा? इनवर्ड डायरेक्शन पर। क्लियर हो गया? तो PQ पर फोर्स लगा है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड, इनवर्ड डायरेक्शन, आपकी कॉपी के अकॉर्डिंग डाउनवर्ड डायरेक्शन पर। तो सिमिलरली ऑन द आर्म RS बताओ, आउटवर्ड, करंट नीचे की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड उधर की तरफ, फोर्स आउटवर्ड। तो एक फोर्स इनवर्ड, एक फोर्स आउटवर्ड, दोनों के बीच में गैप है, टॉर्क की शर्त है, ठीक है। तो अब मैं इसको दिखाता हूँ, थोड़ा सा हल्के से दिखाऊंगा, हल्के कलर से, यह ग्रीन वाले से दिखाता हूँ। ये फोर्स है, ये रहा फोर्स मेरा। अब इसको अलग दिखाता हूँ मैं, ये फोर्स गया, ठीक है। ये हमारा Q दिखता है, ठीक है। या इस लेंथ का ये लाइन खींचना बंद कर देता हूँ, ये लाइन नहीं दिखाता हूँ मैं लेंथ की, ठीक है। विड्थ की लाइन दिखाता हूँ, बस मैंने मान दिया कि ये W विड्थ है, ठीक है। चलो भाई ठीक है, ये लेंथ हो गया हमारा, ओके। तो ये वाला जो फोर्स है हमारा, ये है, कुछ समझ आता है, दिखता है बच्चे मेरे? ये देखो, यहाँ से प्लेन का ऊपर वाला हिस्सा है ये, और वो उधर वाला नीचे वाला हिस्सा है, ठीक है। और इधर वाले पार्ट पर फोर्स कैसा लगेगा? बाहर की तरफ, ऐसे ऐसे दिखता है, हाँ, ये बाहर की तरफ, ठीक है। दोनों फोर्सेस पैरेलल दिख रहे हैं, पैरेलल दिख रहे हैं बेटा फोर्सेस, ठीक है ना। अब ज़रा फिर से देख लो आप, ये मैं अपनी कॉइल लेता हूँ फिर से, ये मेरी रेक्टेंगुलर कॉइल है, और इस रेक्टेंगुलर कॉइल को मैंने मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है थीटा एंगल बना करके, ठीक है। करंट यहाँ पे ऊपर की तरफ है, फोर्स इनवर्ड, करंट यहाँ डाउनवर्ड है, फोर्स आउटवर्ड। देखो ये दिखा दिया मैं तुम्हें टॉप व्यू, दिखता है टॉप व्यू? टॉप व्यू कौन सा है? ऊपर से देखने पर जो तुम्हें दिखेगा वो मैंने ऐसे सामने तुम्हें दिखा दिया। कॉइल थोड़ी तिरछी है मेरी, ऐसे, तो कॉइल थोड़ी तिरछी है मेरी, तो ये फोर्सेस मेरे। क्लियर हो गया? और ध्यान रखना, मैंने आपको कल क्या सिखाया था? फोर्स लेंथ पर और मैग्नेटिक फील्ड पे क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है, बताया था मैंने। तो इस लेंथ पर फोर्स क्या होगा हमेशा? इस लेंथ पर फोर्स क्या होगा हमेशा? परपेंडिकुलर, ऐसे। चलो टॉप व्यू बनाता हूँ मैं, इसका टॉप व्यू देखो आप। तो ये फ्रंट व्यू है, दिस इज फ्रंट व्यू, फ्रंट व्यू। अब मैं टॉप व्यू आपको शो करता हूँ कि टॉप से देखने पर कैसा लगेगा। तो टॉप से देखने पर मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से है? मैग्नेटिक फील्ड तो ही जा रहा है ऐसे ही, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड, ऊपर से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे दिखेगा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड को मैंने यार येलो ब्लू कलर से दिखाया था ना, तो इसको मैं ब्लू कलर से दिखाता हूँ। तो देखो ये है मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। नाउ आई एम गोइंग टू शो यू द टॉप व्यू। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं। टॉप में आपको कौन सा आर्म दिखेगा? क्यू आर दिखेगा। तो ये रहा हमारा क्यू आर, ये रहा हमारा क्यू आर,
Q एंड R। करंट कहाँ से कहाँ जा रही है? Q से R। कॉइल कहाँ गई हुई है? कॉइल की डायरेक्शन बताओ। बोर्ड के अंदर। कॉइल ऐसे बोर्ड के अंदर डाल दी मैंने, समझ नहीं आया? ये वाला क्या है? Q, ये वाला क्या है? R। करंट यहाँ से आ जा रही, ऊपर देखो ना, इमेजिन कर सकते हो। मैग्नेटिक फील्ड तो ये इसके बगल में भी तो वाली मैग्नेटिक फील्ड होंगी, वो हमें दिख रही है ऊपर से देखने पर। क्या बच्चों, ठीक है? अच्छा, एरिया वेक्टर जरा देखो, एरिया वेक्टर को। एरिया वेक्टर तो हमेशा परपेंडिकुलर होता है। किस तरफ एरिया वेक्टर डायरेक्शन होता है? यहाँ से दिखाता हूँ मैं, ऐसे ही। ये है एरिया वेक्टर, ऐसा बोल दो या चलो इधर बोल दो। ये है एरिया वेक्टर, वेक्टर है, ठीक है? और इधर क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। दोनों के बीच में क्या है? एंगल थीटा। ओके, है ना? अच्छा, क्यू की तरफ करंट आ रही थी। अब मैं क्यू को मैंने ऐसे मोड़ दिया, एक कॉइल को मैंने ऐसे मोड़ दिया, इसका मतलब क्यू से करंट बाहर आ रही है। अभी करंट डायरेक्शन देखो, क्यू की तरफ करंट मतलब आना, मतलब करंट क्यू की तरफ आ रही है, मतलब बाहर की तरफ आ रही है। क्यों भाई, है ना? क्यू पर फोर्स काम कर रहा था अभी अंदर की तरफ, उस तरफ, तो अभी किस तरफ काम करेगा? ऊपर की तरफ। अभी देखो ना, क्यू की तरफ करंट आ रही है, करंट अभी ऊपर जा रही है। अब मैंने कॉइल को ही मोड़ दिया तो करंट अभी कहाँ आ रही है? बाहर की तरफ। अब क्यू पे आकर क्या करेगी करंट? वो क्यू से आर की तरफ जाएगी, फिर आर से बोर्ड के अंदर जाएगी। क्यों भाई? फिर वहाँ से चक्कर लगा के आएगी अंदर से, फिर वापस क्यू की तरफ आएगी। तो क्यू की तरफ आने के लिए क्या करना पड़ेगा? बोर्ड से बाहर आना पड़ेगा। तो अब फिर से फोर्स, जरा फोर्स की डायरेक्शन बताओ। करंट है, मैग्नेटिक फील्ड है उधर की तरफ, करंट है बाहर की तरफ, फोर्स लगेगा अपवर्ड, फोर्स लगेगा अपवर्ड। फोर्स को मैंने ग्रीन कलर से दिखाया था ना, तो ये रहा फोर्स मेरा अपवर्ड। इस वाले में डेफिनेटली फोर्स कैसा होगा? डाउनवर्ड, फोर्स होगा डाउनवर्ड। क्यों भाई? ये वाला फोर्स कौन से आर्म पे लगा है? ये वाला फोर्स, ये मैं इसको बोल दूं F ऑन क्यू, पी क्यू ना, F ऑन पी क्यू, F ऑन पी क्यू, F ऑन पी क्यू। अगर बेटा ये टॉपिक अगर अच्छे समझ में आ गया तो तुम्हें सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, तुम्हें कोई परेशानी नहीं पड़ेगी। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ये भी तो एफ पी क्यू है, ये वाला एफ क्या है? एफ आर एस। ये क्या है? एफ, ये भी आर एस तो है। समझ में आता नहीं आता? ठीक है, अच्छा। तो ये कंसेप्ट क्लियर हुआ। तो ये इस फोर्स का नाम क्या है? एफ पी क्यू। ये वाला क्या है? एफ आर एस। क्लियर हो गया? अच्छा, चलो ये कंसेप्ट आपको समझ में आया इतना। ज़रा अब फोर्स देखो, फोर्स ऑन क्यू आर। ऊपर टॉप व्यू पे है, ये टॉप व्यू है, दिस इज टॉप व्यू, दिस इज टॉप व्यू, दिस इज टॉप व्यू। ज़रा फिर से वापस फ्रंट व्यू पे आ जाओ। फ्रंट व्यू पर ज़रा फोर्स देखो ऑन क्यू आर। जल्दी से देख के बताओ फोर्स ऑन क्यू आर है? क्यू आर, क्यू आर, क्यू आर किधर है? क्यू आर इधर है। करंट भी जा रही है, करंट जा रही है इधर की तरफ, ठीक है? करंट है इधर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड है, अभी इनके बीच में एंगल है। तो पहले मैग्नेटिक फील्ड इधर है, मैग्नेटिक फील्ड उधर की तरफ, करंट जा रही है इधर की तरफ, फोर्स किधर होगा? ये एंगल छोटा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, एंगल होना चाहिए। अगर ये एंगल छोटा होगा तो जो फोर्स है वो कम हो जाएगा, लेकिन फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर होगा, याद रखना ये बात। क्लियर हो गया? एंगल जीरो, फोर्स भी खत्म, जीरो। एंगल बढ़ाओ, फोर्स भी आना स्टार्ट हो गया, फुल एंगल, फुल फोर्स, थंब भी खड़ा हो गया पूरा। तो भाई देख लो अब ध्यान से, मैग्नेटिक फील्ड उधर, करंट इस तरफ, फोर्स डाउनवर्ड। ऐसे ही यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड उधर की तरफ, करंट जा रही है इधर से इधर, करंट जा रही है, देखो बेटा वंश इधर जा रही है, तो फोर्स अपवर्ड। तो यहाँ से डाउनवर्ड, यहाँ से अपवर्ड, दोनों के फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन सेम। तो ये तो कुछ नहीं कर सकते, कॉइल उससे ज़्यादा मजबूत है, कॉइल हमारे मजबूत है, ये कॉइल को से दबाने का काम करेंगे। इनके लाइन ऑफ एक्शन सेम है, ये डेफिनेटली दे विल कैंसिल ईच अदर।
क्लियर हो गया? लाइन ऑफ एक्शन सेम होने से मैं ये बात पहले ही बता चुका हूं तुम लोगों को, ठीक है बेटा? तो फोर्स ऑन क्यू आर, एफ क्यू आर नाम लिखता हूं अभी, और एफ पी एस। एफ ये क्या है? एफ क्यू आर नीचे की तरफ है, और एफ एस पी, एफ एस पी कैसे हैं? सेम लाइन ऑफ एक्शन है, लाइन ऑफ एक्शन सेम है, इक्वल एंड अपोजिट है, दे विल कैंसिल ईच अदर। क्लियर हो गया? चलो अब हम बात करते हैं डेरिवेशन की, बात करते हैं हम लोग, ठीक है? सो ये रहा अपना डेरिवेशन का कंसेप्ट। फोर्स, टॉर्क के लिए शर्त पता है हमें, ठीक है? तो फोर्स ऑन आर्म पी क्यू इज इक्वल्स टू फोर्स ऑन आर एस, आर्म आर एस, ठीक है? पी क्यू वाला फोर्स बराबर किसके होगा? आर एस के बराबर होगा, ठीक है? बोथ फोर्सेस एफ पी क्यू एंड एफ आर एस हैव different line of action, different line of action and equal and opposite, क्यों भाई? बताओ एफ पी क्यू कितना होगा, कौन बताएगा? आई एल बी साइन 90 होगा। क्यों होगा साइन 90 भाई? भाई लेंथ इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड उस तरफ है, थीटा हो गया 90, ठीक है? सेम एफ आर एस भी वही होगा, आई एल बी साइन 90। तो हमारा एफ पी क्यू बराबर हो गया एफ आर एस के बराबर आई एल बी। क्या इतनी बात सबको समझ आ गई? फोर्सेस ऑन आर्म क्यू आर एंड एस पी हैव सेम लाइन ऑफ एक्शन एंड इक्वल एंड अपोजिट, हेंस दे विल कैंसल आउट। फोर्सेस एफ क्यू आर and FSP have same line of action and opposite in direction. Hence they will cancel out, they will cancel सी इधर एल होगा ना, एल होगा, चलो जो भी है, कैंसल ईच अदर, ठीक है? ओके बेटा, सबको समझ आ गया नहीं आ गया? तो एफ क्यू आर और एफ एस पी दे आर इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, हैव सेम लाइन ऑफ एक्शन, सो दे विल कैंसल ईच अदर. नाउ दे विल नॉट प्रोड्यूस एनी इफेक्ट ऑन द. अच्छा एक बात और है, एफ क्यू आर और एफ पी क्यू और एफ आर एस ये कैसे है? इक्वल एंड अपोजिट है ना. तो इक्वल एंड अपोजिट होने के बाद इस जो ये हमारे पास लूप है, ये इस पर नेट फोर्स कितना है? 0. Therefore the net force on the loop
PQRS will be 0, hence it will not produce any type of linear motion. लीनियर मोशन तो नहीं करने वाली है। बात समझ में आ गई सब बच्चों को? ठीक है, तो टॉर्क प्रोड्यूस करेगी। टॉर्क कितना प्रोड्यूस करेगी? तो टॉर्क प्रोड्यूस्ड टाउ इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट। क्यों बेटा? ठीक। फोर्स कौन सा फोर्सेस टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे? FPQ वाले। FPQ और FRS के बीच का ये डिस्प्लेसमेंट होगा। कौन सा डिस्प्लेसमेंट होगा? वो डिस्प्लेसमेंट होगा हमारा, देखो ये FPQ का लाइन ऑफ एक्शन है। क्या बेटा? ये FPQ का लाइन ऑफ एक्शन है, ये FRS का लाइन ऑफ एक्शन है, और ये इनके बीच ही क्या है? परपेंडिकुलर। डाल दो यहाँ से परपेंडिकुलर, ये है परपेंडिकुलर NQN। तो मैं ऐसा लिख दूं, टाउ इज इक्वल्स टू FPQ इंटू QN। क्यों भाई? QN हो गया? ठीक। अच्छा ठीक है, अब QN निकालो। QN क्या होगा? QN कैसे निकालें? ठीक है, ये बताओ ये कितना है? ये तो W है, W। ये QR तो W है बेटा, यहाँ से तो W है ये पूरा। ठीक है, अच्छा अब आगे देखो। ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा, यहाँ पर हम लोग, ये एंगल थीटा है, यहाँ पे ये एंगल थीटा है। किसके पीछे एंगल थीटा है? मैं फिर से एरिया वेक्टर दिखा रहा हूँ, ये है एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर हमेशा क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड से उसने एंगल बनाया हुआ है थीटा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ है? इधर की तरफ। ठीक है, अच्छा ये एंगल थीटा है ना? अब आप देखो ध्यान से, ये है एरिया वेक्टर, ठीक है, और इधर है मैग्नेटिक फील्ड, इधर की तरफ है मैग्नेटिक फील्ड। इनके बीच में एंगल थीटा है। अगर मैं कॉइल घुमा दूंगा, थीटा कितना हो जाएगा? 0। थीटा 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, एरिया वेक्टर कहाँ हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हो गया, थीटा हो गया हमारा 0 डिग्री। ठीक है, अच्छा ये ज़रा इस प्लेन को देखो। अगर मैं इस प्लेन को घुमा दूं, ये देखो ये प्लेन, अगर इस प्लेन को मैं ऐसे घुमा दूं तो हमारा थीटा हो जाएगा सामने की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड भी सामने की तरफ, थीटा हो गया 0 डिग्री। ठीक है, अब मैं इसको ऐसे टर्न कर दूं तो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल क्या हो गया? थीटा। ठीक है, अच्छा तो हमारा ये वाला जो ये लाइन है, कौन सी लाइन है? लाइन QR, और ये दोनों क्या है आपस में? एक दूसरे के परपेंडिकुलर। ये लाइन QN और ये फोर्स कैसे आपस में एक दूसरे पे? परपेंडिकुलर। अब आप ये देखो, क्या ये एंगल थीटा होगा या नहीं होगा? थीटा होगा। कैसे? मुझे क्या, सॉरी ये थीटा नहीं होगा, ये नहीं, इसको मैं बोल रहा हूँ, इसको थीटा। कैसे होगा थीटा बताओ? फिर देखो, यहाँ देखो, ये है एरिया वेक्टर नीचे की तरफ, ठीक है, इसको घुमा दे सामने की तरफ, थीटा कितना हो गया? 0 डिग्री। ये कॉइल सीधी हो गई। क्लियर हो गया? अभी देखो, ये कॉइल का प्लेन और ये फोर्स कैसे हो गए दूसरे के? ये लाइन कैसे हो गए? पैरेलल हो गए, दिखता है। ये लाइन मेरी इस फोर्स की कैसे हो गई? अलॉन्ग हो गई। थीटा कितना हो गया? अब 0 हो गया। फिर देखो, इसको मैं तिरछा किया,
इसको मैं तिरछा किया, अभी दोनों कैसे एक दूसरे के अलाउ। अब जैसे ही तिरछा करूँगा कितना खुलेगा, ये थीटा खुलेगा। ये कितना तिरछा हुआ, मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल बनाया। एरिया वेक्टर को मैंने घुमाया मैग्नेटिक फील्ड थीटा एंगल पर, तो ये कॉइल भी कितना एंगल खुल गई, थीटा एंगल पर। सबको दिखता है क्यों भाई वंश, है ना। ये कॉइल जितनी तिरछी होगी, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल बनेगा थीटा, है ना। और तिरछा करूँ मैं तो ये जितना तिरछा आप करोगे उतना एंगल थीटा ये बढ़ेगा, उतना ही एंगल ये भी बढ़ेगा। और दूसरी बात है, आपको मैंने लास्ट टाइम बताया था, दो परपेंडिकुलर्स हैं, एक परपेंडिकुलर ये है, एक परपेंडिकुलर ये है। जितना एंगल फिंगर्स के बीच में होगा उतना एंगल थम्स के बीच में होगा, है ना। क्यों भाई, है ना। ठीक है, तो बिल्कुल वही कंसेप्ट यहाँ पे भी है, मैंने अभी यहाँ पे बताया। दो परपेंडिकुलर्स हैं हमारे, ठीक। तो ये W वाला परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर पर है, और ये जो लाइन है ये परपेंडिकुलर किस पे है, मैग्नेटिक फील्ड पर, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, हमें ये वाली साइड चाहिए Q1, साइड Q1 चाहिए हमें। तो साइड Q1 कैसे निकालें, साइन थीटा से निकाल लो, साइन थीटा निकालो। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। क्यों भाई, परपेंडिकुलर क्या है अपना Q1, हाइपोटेनियस क्या है अपना W। तो Q1 बराबर क्या आ गया, Q1 इज इक्वल टू हो गया W साइन थीटा। ठीक है बेटा वंश, ये बात क्लियर हो गई नहीं हो गई, ये सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया नहीं हो गया। कॉइल जितनी तिरछी होगी उतना जितना एंगल यहाँ बनाएगा उतना एंगल यहाँ बन जाएगा, ठीक है। हाँ, तो Q1 बराबर W साइन थीटा। तो Q1 क्या है, परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट। तो Q1 की उठा के यहाँ रख दो, तो अब क्या आएगा, फोर्स। टाउ विल बी इज इक्वल्स टू FPQ कितना है, ILB। Q1 कितना है, W साइन थीटा। तो टाउ इज इक्वल्स टू, अब ये हो गया टॉर्क निकला, टॉर्क का कंसेप्ट क्लियर हो गया अपने को, ठीक। टाउ इज इक्वल्स टू LW साइन थीटा। टाउ इज इक्वल्स टू IB, लेंथ इंटू विड्थ हमारा होगा एरिया, IBA साइन थीटा। BA साइन थीटा, ये हमारा आया टॉर्क, टॉर्क प्रोड्यूस्ड। अगर कॉइल हमारे पास होगी n टन्स की, तो फॉर n टन्स द टॉर्क विल बी NIBA साइन थीटा। आप AB साइन थीटा मत लिखना, आप BA साइन थीटा लिखोगे। पहले मैग्नेटिक फील्ड होगा, फिर बाद में एरिया वेक्टर होगा, ठीक है, तब टॉर्क प्रोड्यूस होगा। तो टाउ इज इक्वल्स टू, वरना उल्टा टॉर्क हो जाएगा, NI, अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूँ तो वेक्टर B क्रॉस वेक्टर A। एक तो ये हुआ। दूसरा, मैंने आपको समझाया था, ये जो NIA होता है ये किसी भी लूप का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो दिखाएगा वो दिखाएगा स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल, कोई किसी कॉइल के पास कितनी ताकत है। क्यों बेटा, किसी कॉइल को मैं अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखता हूँ, उसे घुमाऊंगा, मैं छोड़ दूंगा तो वो टॉर्क करके वापस आएगी अपने आप का। अपना मैग्नेटिक मोमेंट, डाइपोल को याद करो, अपना मैग्नेटिक मोमेंट फिर से वापस वो चाहती है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में करना। तो मैग्नेटिक मोमेंट हमेशा होना चाहता है किस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। अब मैग्नेटिक मोमेंट डायरेक्शन किस तरफ होती है, साउथ से नॉर्थ की तरफ। याद करो ये सब चीज़ें। ये है एक करंट कैरिंग लूप और मैग्नेटिक फील्ड है ऐसा, करंट ऐसे चल रही है, उधर से ऊपर की तरफ, बाहर से अंदर की तरफ। तो ये है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। और ये कौन सा पोल होगा, नॉर्थ पोल, ये नॉर्थ पोल होगा। तो पीछे साउथ पोल होगा, तो यही डायरेक्शन होगी किसकी, M की।
अब इसको बाहर के मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो ये टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, तो बाहर का मैग्नेटिक फील्ड तो ये भी रखी हुई है, ऐसे में नहीं आया, ठीक। अब तो किसी भी डाइपोल का मैग्नेटिक मोमेंट कितना होता है, m बराबर उसी में नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, उसमें करंट कितनी फ्लो रही है, उसका एरिया कितना है, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं टाउ इज इक्वल टू NIA को हम लिखेंगे MB sin थीटा, MB sin थीटा, ठीक है। या टाउ इज इक्वल टू वेक्टर M क्रॉस वेक्टर B। एक तो ये हो गया वेक्टर फॉर्म में लिखने का, इसे भी लिख देंगे हम यहाँ पे एक तो ये वेक्टर फॉर्म का तरीका हो गया, वेक्टर B क्रॉस वेक्टर A, NI वेक्टर B क्रॉस वेक्टर A। अब टॉर्क की डायरेक्शन आप निकाल सकते हो। देखो टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगी, टाउ इज इक्वल टू IBA sin थीटा। B है राइट हैंड कर्ल फिंगर का यूज़ करो, कर्लिंग फिंगर का, देखो ये शो करेगा मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन को। पहला क्या है B, देखो वेक्टर B क्रॉस वेक्टर A आया है, तो टॉर्क पहले आप B बढ़ाओ, फिर A किस तरफ होता है, हमेशा A मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है। देखो BA sin थीटा, A sin थीटा किस तरफ होगा, यह है A के कॉम्पोनेंट करो, एक कॉम्पोनेंट जाएगा इधर A cos थीटा, एक कॉम्पोनेंट जाएगा नीचे की तरफ A sin थीटा। तो B है उस तरफ, A sin थीटा है डाउनवर्ड, तो फिर थंब को स्ट्रेच करो तो टॉर्क है इनवर्ड डायरेक्शन पर। तो टॉर्क की डायरेक्शन होगी इनवर्ड डायरेक्शन पर, इनवर्ड डायरेक्शन, इनवर्ड डायरेक्शन। या आप कॉइल को देखो, कॉइल कैसे घूमेगी, कॉइल ऐसे घूमेगी, तो जिस तरफ कॉइल घूमती है उस तरफ घुमाओ फिंगर को अपने, इनवर्ड डायरेक्शन। ऐसा कर लो, अगर तुम्हें इसे समझ नहीं आता तो ऐसा कर लो, लेकिन ये ध्यान रखना वेक्टर B क्रॉस वेक्टर A करना है इसको, है ना, इसका बिल्कुल ध्यान रखोगे आप। और ये डायग्राम का टॉप व्यू का और ये फ्रंट डायग्राम देखोगे। दूसरी बात ये है बेटा, टाउ बराबर है NIAB sin थीटा या NIBA sin थीटा। BA की हैबिट रखो, NIBA sin थीटा। एरिया जितना ज़्यादा होगा टॉर्क उतना ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, है ना। तो गिवन पैरामीटर के लिए बात करूं तो गिवन पैरामीटर में एक सर्कल बना दिया और एक रेक्टेंगल बना दिया। किसका एरिया ज़्यादा होगा, सर्कल का एरिया ज़्यादा होगा, सर्कल बड़ा एरिया कवर करता है गिवन पैरामीटर के लिए, तो इसलिए सर्कुलर शेप ज़्यादा टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। समझ में आ गया। तो गिवन एरिया में जिसका एरिया ज़्यादा होगा टॉर्क वो ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा। क्लियर हो गया था बच्चों को, ठीक है। ये आप याद रखोगे इसको, इस डेरिवेशन को आप बिल्कुल नहीं भूलोगे। मैंने बहुत धीमे धीमे स्टेप बाय स्टेप आपको बातें बताई हैं मैंने, ठीक है। कुछ चीज़ें यहाँ कॉम्प्लिकेट पे होंगी, आपको कॉम्प्लिकेशन करेंगी प्रोड्यूस, आपको उन बातों से अपने आप को माइंड डाइवर्ट नहीं करना है, ठीक है। हर बात को बिल्कुल ध्यान से रखना है। नहीं, दो डायग्राम बनाओ, फ्रंट व्यू टॉप व्यू। कैसे दिखाओगे परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट इन दोनों फोर्सेस के बीच में, कैसे दिखाओगे बोलो। वो मैंने बनाया है इस तरीके से, तुम्हें लगा है कि अनइम्पॉर्टेंट है, ये मैंने एक्स्ट्रा बना दिया, ऐसा नहीं है, ये भी काम का है। तो डेरिवेशन आएगा तो आपको फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दोनों दिखाना पड़ेगा। क्लियर हो गया। 3 नंबर का डायग्राम होगा, 3 नंबर का डेरिवेशन होगा, ये इससे कम नहीं आएगा। अगर ये डेरिवेशन क्लियर नहीं है तो गैल्वेटर बिल्कुल समझ नहीं आने वाला, तो गैल्वेटर इसी प्रिंसिपल पे काम करता है, ठीक है बेटा। सबको समझ में आ गया, चलो अब जाओ आराम से, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।